तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के वीडियो से हम लोग एक नए सेक्टर में हमारे चैनल पे इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम लोग आज़ाद इंजीनियरिंग जो है उसके पूरे बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं पूरे सेक्टर के अंदर, बोथ आपके इंडिया के अंदर, बिकॉज गवर्नमेंट का जो फोकस है आत्मनिर्भर भारत और जितनी भी चीज़ें हैं उसको इंडिजिनाइज करने की पूरी चीज़ें हैं। तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिर जितने भी वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमीज है, जैसे खास करके आपकी जो यूरोपियन कंपनीज होगी, इजरायली कंपनीज हैं, फिर आपकी मान लीजिए यूएस बेस्ड कंपनियां हैं, सभी आपके चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पे आप देखते हो कि वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, जैसे अगर आप एरोस्पेस में देखते हो, जैसे साफरान है, आपकी बोइंग हो गया, एयरबस है, इस तरह की कंपनियां हैं। फिर अगर आप डिफेंस में जाओगे या फिर एनर्जी ऑयल वाली जो सेक्टर है उनमें अगर जाके देखते हो, तो जैसे आपकी मान लीजिए मित्सुबिशी कंपनी है, सीमेंस हो गया, बेकर ह्यूग्स हो गया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब अपनी वैल्यू चेन को शिफ्ट कर करके जैसे इंडिया में भी आप देख रहे हो जितनी भी ये पीएलआई स्कीम्स वगैरह होती हैं, सरकार का फोकस है इस चीज़ों पे पूरा। क्योंकि सभी इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो आपका पूरा सप्लाई चेन में चेंज करके पूरा इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रहा है कि सारी चीज़ें जो है आपकी इंडिया में ही पूरी मैन्युफैक्चर हो। तो इस कारण आप देखते हो कि बहुत सारी कंपनियां जो है मार्केट में धीरे धीरे लिस्ट हो रही हैं। और सभी में आप देखोगे पूरा डिमांड का जो टेलमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में दिख रहा है। अभी जो सेक्टर होता है, जैसे हम लोगों ने फार्मा के केस में देखा था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी वहाँ पे अलग तरह से हमको हमें एनालाइज करना पड़ता है। तो वैसे जैसे जब आप डिफेंस सेक्टर को देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं थोड़ी अलग तरह से होती हैं, अलग तरह से रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह आते हैं, सबके ऑर्डर वगैरह होते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइमलाइंस वगैरह के लिए होते हैं आपके। जो कोई ओईएम है उससे जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, उसका जो प्रोसेस होता है वो आपका बहुत लंबा होता है। मार्जिन्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है यहाँ पे। आपकी जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, मतलब बहुत सारे डायनामिक्स अलग अलग रहते हैं। तो उन चीज़ों को समझेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इस वीडियो को देखिए। आई क्लियरली नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप इसको पेशेंस से देखिए और टाइम लेके देखिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग आजाद आजाद इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए ये कंपनी की अगर मैं आपको शुरुआत बताऊं तो शुरुआत कैसे हुई। कंपनी मान लो 2008-9 के आसपास आसपास से कंपनी शुरू शुरू हुई है। अब ये जो पूरा सेक्टर है ना, जो आजाद आजाद इंजीनियरिंग है, इसको बहुत लोग प्रिसिजन इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें आपकी जो सीएनसी मशीन्स होती है। अब सीएनसी मशीन्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको समझाना है, जैसे सनसेरा इंजीनियरिंग है, वो भी कंपनी इस तरह के सीएनसी मशीनिंग में काम करता है। आपकी एकस कंपनी है जो अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है, वो भी आपकी सीएनसी मशीनिंग में काम करता है। बहुत सारी कंपनियां आप देखते होगे जो कि आपकी फोर्जिंग वगैरह से रिलेटेड रिलेटेड कंपनियां हैं, उन सभी जगहों में आपकी सीएनसी मशीन्स वगैरह यूज होती हैं। तो अल्टीमेटली ये सीएनसी मशीन्स होती क्या है, तो बेसिकली क्या होते हैं, आप ये समझो कि ये जो मशीन्स वगैरह होती हैं ये आपका मान लीजिए इसमें रोबोटिक आर्म्स वगैरह लगे होते हैं आपकी। जैसे 3D कोई एक मान लो मेटल का टुकड़ा है। जैसे चलिए हम आजाद 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 इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी मटेरियल्स यूज होती है वो आपका देख रहे हो सिंस आपकी एरोस्पेस सेक्टर में यूज होता है, डिफेंस सेक्टर में यूज होता है। तो यहाँ पे जो आपकी मटेरियल यूज होनी है वो आपका नॉर्मल स्टील या लोहा इस तरह की चीज़ों से काम नहीं चलेगा वहाँ पे। बिकॉज जो इन्वायरमेंट होता है, एक मान लो एक फाइटर प्लेन है जैसे तेजस है आपका, इंडिया में एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जीई के साथ पार्टनरशिप है कि भाई इंडिया के अंदर उसका जो एफ वाला इंजन है, F407 वाली इंजन है, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने की बात हो रही है। तो उसके लिए आप देखते हो ना, इस तरह की जो यहाँ पे जो मटेरियल्स वगैरह यूज होता है वो आपकी टाइटेनियम टाइटेनियम यूज होती है, इनकोनल यूज होता है, मतलब टाइटेनियम हो गया या फिर जो क्रोमियम वगैरह होती है, निकल होती है। ये जो बेसिकली हार्ड मटेरियल्स होते हैं जो आपकी मतलब 1000 डिग्री का टेम्परेचर मान लो, 3000 डिग्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होते हैं, इस लेवल के जो टेम्परेचर होते हैं, अगर इनको जो कंपनी इनको जो मटेरियल सर्वाइव सर्वाइव करवाता है, वो सारी तरह की चीज़ें यहाँ पे यूज होती है। तो इसके लिए इन सभी जो मटेरियल्स है इनकी आपको फिनिशिंग करनी है, कटिंग करना है, एक पर्टिकुलर मतलब एक सिंगल डायमेंशन में काटना है, टू डायमेंशन में काटना है। सिंगल डायमेंशन कहने का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल लाइन को हम लोग सिंगल डायमेंशन कह दिया। टू डायमेंशन क्या होती है आपकी, मान लो जो 2D प्लेन्स होती है, मतलब आपके रेक्टेंगुलर शेप हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, उसको उसकी बात करते हैं। फिर आपकी 3 डायमेंशनल शेप्स में आपको काटना पड़ता है, जैसे क्यूब हो गया, इरेगुलर शेप्स वगैरह होती है, उन 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 जैसे चीज़ों में काटना पड़ता है। तो उसमें अगर आप देखोगे ना, जैसे जैसे अगर आप इनके जो ओनर हैं, उन्होंने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी, तो इन्होंने अपनी जो पूरी मैकेनिकल, बेसिकली क्या है अल्टीमेटली ये सारी जो पूरी सेक्टर है वो आपकी मैकेनिकल सेक्टर से रिलेटेड होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको मशीन की फोर्जिंग करनी पड़ती है, उसकी उसके ऊपर मान लो जितने भी ये क्वेंचिंग मतलब अलग अलग प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है। मतलब उससे क्या होती है आपकी जो मटेरियल है उसका जो सरफेस होता है वो आपको क्लीन हो जाता है, उस पर रस्ट वगैरह नहीं लगते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी इन्हांस हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि इस तरह के काम होते हैं। अब अल्टीमेटली ये सारी जो फिनिशिंग वगैरह करनी होती है, मटेरियल को अलग अलग वे में कट कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपको मशीन्स यूज होती है वो आपकी अल्टीमेटली सीएनसी मशीन्स वगैरह यूज होते हैं। अब अगर आप देखोगे ना, जैसे सीएनसी मशीन है इंडिया में, एक तरह से देख रहे हो कि एक हिडन वे में आप देख रहे हो कि पूरी जो एरोस्पेस है और डिफेंस सेक्टर है, यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा केपेक्स वगैरह हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इंडिया में जो सीएनसी मशीन की सप्लाई है, सभी कंपनियां जो है अपना धीरे धीरे सीएनसी मशीन को, पहले मान लो 1 डायमेंशनल सीएनसी मशीन होती है, उसको बढ़ा के 2 डायमेंशन में लेके आ रहे हैं, 3 डायमेंशन में लेके आते हैं। जैसे अगर आप
आजाद को देखोगे, जब इनका कंपनी शुरू हुआ था 2008 के आसपास, तो वहां पे इनके पास एक सिंगल सीएनसी मशीन हुआ करती थी। और अगर अभी देखोगे इनके पास मान लो लगभग 300 से ऊपर 5 डायमेंशनल सीएनसी मशीन वगैरह है। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने ओवर द ईयर्स 10-15 साल के अंदर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बहुत इन्हांस किया है। और इस दौरान इन्होंने क्या किया है, जितने भी ये बड़े बड़े ओईएम है वर्ल्ड के, ब्रैड एंड ब्रिटनी हो गया, या फिर जो आपके बाकी जितने भी बोइंग है, साफरान है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, जी जी वर्नोवा हो गया, मित्सुबिशी हो गया, ये सभी कंपनियों के साथ उनके एक तरह से मान लो उनके वैल्यू चेन में खुद को इंटीग्रेट किया है। और अभी जो धीरे धीरे समय है ना, आप देख रहे हो इस कंपनियों के लिए बहुत सारा टेलमेंट्स वगैरह दिखता है। तो चलिए, ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या करता हूँ, जो भी ये लोग अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनाता है, जैसे अगर आजाद इंजीनियरिंग है, इसका प्रोडक्ट होता क्या है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। मतलब आप न्यूक्लियर सेक्टर में देखोगे वहाँ पे यूज होता है, आपकी एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर है, वहाँ पे जैसे ड्रिलिंग वगैरह है वहाँ पे यूज होता है। फिर आपका मान लो एरोस्पेस डिफेंस की तो हम बातें कर ही रहे हैं, आपकी बोइंग की एयरक्राफ्ट वगैरह होंगे, इन सभी जगहों में यूज होता है। फिर आप देखोगे जो भी आपकी फाइटर जेट इंजन वगैरह होते हैं, फिर आप देखते हो गैस टर्बाइंस वगैरह होते हैं, जैसे हम लोग टीडी पावर सिस्टम्स में देखते हैं, उन सभी जगहों में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। अल्टीमेटली ये कंपनी क्या करता है, इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपका देखोगे ऐसे तो प्रोडक्ट्स बहुत तरह तरह के बनाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बट उसमें एक जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आपका एयर फॉयल होता है। अब वो होता क्या है, वो मानो अगर आप एक देखते हो ना, जैसे मान लो एक जेट इंजन है, मतलब एक जेट टर्बाइंस वगैरह होते हैं। टर्बाइंस के अंदर क्या होती है, अगर मैं आपको उसको दिखाऊं तो आप समझ पाओगे थोड़े अच्छी तरीके से। तो अगर मैं आपको शो करूं तो देखिए, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, ये बेसिकली मैंने जेमिनाई से बनाया है। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली आपका समझ लो एक तरह से टरबाइन इंजन दिखा रहा है बेसिकली। तो देखो, जैसे ये आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो, तो ये क्या है, ये बेसिकली आपको हवा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक फाइटर प्लेन हो गया, या फिर मान लो आपका कोई भी एयरक्राफ्ट है, या फिर इवन फॉर दैट सिक अगर आप किसी जेनेटिक प्लांट में ले आते हो, तो वहाँ पे अल्टीमेटली टर्बाइंस वगैरह आपको यूज होने होते हैं। अब टर्बाइंस वगैरह में भी आप देखते हो ना, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपकी अडानी पावर है, उसको कोयले से बिजली बनानी है, तो वहाँ पे भी टर्बाइंस आपको लगेगा। वहाँ पे जो टर्बाइंस होती है, वहाँ पे आपका जो इनलेट होता है, वहाँ पे आपका मान लो स्टीम इनलेट होती है। लेकिन जब अब इस चीज़ को हम लोग जेट इंजन की तरफ ले आते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह है, वहाँ पे जो इनलेट होती है वो आपकी मान लो ये हवाई इनलेट होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट वगैरह होती हैं, तो जब उसके इंजन घूमते हैं, तो ये बेसिकली जेट इंजन के अंदर इनका जो टरबाइन इंजन या जेट इंजन जो है, वहां पे वो लोग बहुत तेजी से हवा को अपने अंदर सक करता है, हवा को खींच लिया। अब कोई भी जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ी है, तो आप ये देखोगे कि अगर उस अगर हवा को आपको गर्म करना है, या फिर उससे कुछ काम करवाना है, तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है आपका इनलेट का। तो आपने उसको इनलेट करा लिया, फिर उसकी होती है कंप्रेशन। कंप्रेशन हो गया तो इसको पूरा कोल्ड चैम्बर कहते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कोई भी चीज़ें कोल्ड नहीं होती, यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो आपको 500 डिग्री हो गया, 600, 700, 800 डिग्री, इस तरह के टेम्परेचर मिलते हैं। बट उसको स्टिल कोल्ड सेक्शन कहते हैं। अब ये कोल्ड सेक्शन क्यों कहते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आएगी, बट उसके पहले आप ये छोटा सा वीडियो को देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, Turbine engine is divided into two main sections. The cold section compresses incoming air. The hot section ignites it to create massive thrust. सो आपने यहाँ पे बेसिकली एक टरबाइन इंजन के पास इंजन के अंदर दो चीजें देखी। एक जो मैं आपसे बात कर रहा था आपका कोल्ड सेक्शन, और एक आपका होता है हॉट सेक्शन। मैंने आपसे आपको बताया कोल्ड सेक्शन के अंदर क्या होती है, आपकी जो हवाई होती है वो आपके अंदर घुसती है, फिर उसकी कंप्रेशन होती है, उस कंप्रेशन के दौरान जो आपकी हवाई होती है वो आपकी गर्म हो जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बात करता हूँ, तो देखिए आपके पास एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती आपकी जलते रहती है जब आप उसको हवा में रखते हो, लेकिन उसके ऊपर आप एक ग्लास ला के रख दोगे, तो थोड़े समय बाद आपकी मोमबत्ती जो है वो आपकी बुझ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को आपको बर्न करना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, आपकी हवाओं से आता है। तो ये जो आपकी बेसिकली टरबाइन इंजन वगैरह हो गया, या फिर जो जेट इंजन है, ये आपका हवा लेता है, उसको कंप्रेस करता है। अब ये जो कंप्रेस्ड हवा होती है, इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन वगैरह रहती है, इसको आगे भेजते हैं, जहाँ पे आपकी बेसिकली मान लो कंबसन होता है, जो मैंने आपको दिखाया। बेसिकली जो हॉट सेक्शन के अंदर वो आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे आपकी कंबसन होती है। कंबसन में क्या होती है, आपके नोजल्स के वाया बेसिकली मान लो जो फ्यूल वगैरह होते हैं, अलग अलग तरह के फ्यूल होते हैं, वो आपके आते हैं, उससे बर्न होता है। और उससे क्या होती है, आपकी बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे आपकी जो टर्बाइन है वो आपकी घूमती है। जब उसे घूमती है तो आपको एक थ्रस्ट मिलता है, और उसके कारण जो एयरक्राफ्ट हो गया, फाइटर प्लेन्स हो गया, जो कि साउंड की स्पीड पे 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, इस तरह की स्पीड पे आगे बढ़ते हैं। और अंत में क्या होता है, उसका एग्जॉशन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, एयर का इनलेट हो गया, उसका कंप्रेशन हो गया, उसका कंबसन हो गया, और फाइनली एग्जॉस्ट के रूप में वो बाहर में जो वेस्ट गैसेस वगैरह है वो निकल जाती है। तो इस चीज़ों के अंदर जो आपका एयर फॉइल्स है, वो क्या होता है, एयर फॉइल्स मान लो आपके टर्बाइंस वगैरह के अंदर जो पतली पतली ब्लेड्स होती है जो आपकी घूमती है, बोथ आपके रोटेटिंग पार्ट भी होते हैं, और जब आपके स्टेशनरी बाहर का पार्ट होता है वहां पे भी आपके ब्लेड्स लगे होते हैं। तो इन चीज़ों को कहते हैं एयरफॉइल्स। अब यही जो एयरफॉइल है ना, यही मान लो आपका आजाद इंजीनियरिंग जो है, इसका मोटा मोटी बिजनेस का एक लार्ज चंक ऑफ जो चीज़ें हैं वो आपकी इस एयरफॉइल से आता है।
तो ये अभी तक आपको क्या मालूम चला, हमने बात किया कि सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके टेलविंड्स क्या क्या हो रहे हैं, हमने वो समझा। फिर हमने समझा कि आज़ाद इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे एक्चुअली में क्या किस तरह की मशीन्स आपको यूज़ होती है। तो आपने देखा सीएनसी मशीन्स वगैरह जो होते हैं, और भी तरह की मशीन्स यूज़ होते हैं, बट जो मेजर चंक है बाकी आपकी ये मेटल ट्रीटमेंट की जो चीज़ें होती हैं, प्रेशर्स वगैरह हो जाएंगे, स्पिंडल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें लगते हैं, बट उनका कम यूज़ होता है। तो आपने ये जाना कि क्या किस तरह की मशीन्स यूज़ होती है, आपने ये जाना कि अल्टीमेटली जो इनके मेन मेजर मेजर जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है, आपने वो समझ लिया। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो आपसे डिस्कस करना है। सो चलिए शुरू करते हैं ये करके। तो हमने कोल्ड सेक्शन हॉट सेक्शन के बारे में समझ लिया। अब देखिए, अब समझता हूँ मैं, अब आपको बताता हूँ। तो देखिए, जितने भी आजाद आजाद इंजीनियरिंग के पूरे क्लाइंट देखोगे, पूरी अपनी जो मार्केट शेयर है उसको एक तरह से कमांड करके रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे ना, इनका मान लो जैसे बोइंग है या फिर एयरबस है, आप देखते हो कि पूरी एरोस्पेस जो सेक्टर है वहाँ पे ये दोनों कंपनियां काम करती है। फिर अगर आप एनर्जी और डिफेंस में जाओगे तो वहाँ पे आपकी जो मान ली ब्रैड एंड ब्रिटनी हो गया, फिर आपका ये हो गया मित्सुबिशी हो गया, फिर आपकी सीमेंस है, जीई वर्नो जीई की कंपनी है, ये सारी कंपनियां पूरी डोमिनेट करती हैं। तो आप ये देख रहे हो कि पूरा जो सेक्टर है यहाँ पे जो क्लाइंट है ना, वो आपका कुछ गिनी चुनी कंपनियां जो वर्ल्ड के अंदर है वही पूरे मार्केट को लेके खा के बैठा है। तो इस तरह का पूरा सेक्टर है ये। अब इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं, तो आप देखिए, अब ये जो सेक्टर है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको ये दिख गया कि क्लाइंट क्लाइंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको बहुत ज्यादा दिखता है। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो मटेरियल मटेरियल यूज होता है वो आपके बहुत ही क्रिटिकल अलॉयज होते हैं, जैसे इनकोनल हो गया, हमने स्टार्टिंग में बात किया, फिर आपसे ये सब चीजें होती हैं, टंगस्टन वगैरह हो गए। फिर इस तरह की चीजें यूज होती हैं। आप ये जो चीजें होती है ना, आप देख रहे हो ये सारी जो चीजें हैं आपको ऐसे मार्केट में मिलती नहीं है। तो इसके लिए जो आपके क्लाइंट वगैरह होते हैं उसको आपको जाना पड़ता है वर्ल्ड में, जो मतलब मान लो एक कुछ स्पेसिफिक गिने चुने क्लाइंट वगैरह होते हैं, उनसे ही आपको खरीदना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देखिए, जितने भी आपके इनके ओईएम है, बोइंग हो गया है, फिर जो बाकी कंपनियां हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरफ आपका सप्लायर हो गया, एक तरफ आपकी जो आजाद जैसी कंपनी है वो लोग रहते हैं, और एक आप तरफ मान लो आपके जो भी ये डिफेंस या फिर एरोस्पेस की कंपनियां हैं वो लोग रहते हैं। तो तीनों के बीच पार्टनरशिप होता है एक तरह से। तो कहने का मतलब क्या है, एक बंदा सामान सप्लाई करेगा, एक बंदा उससे कंपोनेंट्स बनाएगा, और एक बंदा जो है उसको यूज करेगा। तो इस तरह के ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आजाद इंजीनियरिंग के पास जो है ऐसी मौका नहीं होता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाए और वहां से कुछ सामान यूज करके अपने कंपोनेंट्स को बना सके। अब ऐसा ऐसा कंपनियां क्यों करती है, बिकॉज अब देखिए, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके एक तरह से मान लो मतलब मिशन क्रिटिकल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप सपोज कीजिए एक फाइटर जेट है, एक तेजस का एयरक्राफ्ट चल रहा है, जेट फाइटर इंजन फाइटर प्लेन आपकी चल रही है। तो वहां पे सपोज करो ना, एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो उसके कारण जो आपकी फाइटर प्लेन का पायलट है उसकी जान को खतरा है। फिर जो पूरी प्लेन है वो भी आपकी क्रैश कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण ये जो पूरा सेक्टर होता है ना, बहुत ही यहाँ पे जो क्लाइंट वगैरह होते हैं उसकी जो स्टिकीनेस होती है आपकी कंपनी के साथ वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज होगी। और बाकी अगर आप इस सेक्टर को देखोगे आजाद के केस में, तो इनके पास जो वर्किंग कैपिटल है, फिर आपकी जो इन्वेंट्री वगैरह है वो आपकी बहुत ज्यादा दिखेगी। अब ये कैसा होता है, अगर आपको और समझना है, आप मेरी डी डेवलपमेंट की वीडियो देखो तो आपको और समझ में आएगा। आप हिताची की वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के जो सेक्टर होते हैं यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं आपको बहुत पहले समय से लेके आना पड़ता है। तो आपकी वर्किंग कैपिटल जो होती है वो आपकी काफी ज्यादा रहती है। तो इस तरह का पूरा सेक्टर है ये चीज। तो हमने मोटा मोटी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके पीपीटी से चलते हैं और बाकी जो डायनामिक्स है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इनकी पीपीटी से देखोगे, तो अगर आप इनके रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह को देखोगे तो आप देखोगे ये जो कंपनी है, आपका जो इनका प्रेजेंट गाइडेंस होता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अगर देखोगे ना, कंपनी मोटा मोटी आपका जो गाइड करता है बेसिकली 25 से 30% पे ग्रो करने की बात करता है। और काफी कंसिस्टेंटली अपने बहुत सारे क्वार्टरों से ये लोग इसको बेसिकली बीट ही करते आते हैं। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो आप इनका ये समझोगे, जैसे इस पर्टिकुलर क्वार्टर की चलिए बात करते हैं, तो क्वार्टर वन में आप देखोगे जैसा कंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस हर क्वार्टर से आता रहता है। तो लगभग 25 से 30% पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। जो इनका मार्जिन है वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको एक्सपेंशन दिखता है। और जो कंपनी जो गाइड करता है आपका लगभग 34 से 36% के बीच में गाइड करता है। बट ये लोग उस लेवल पे भी बीट करते हैं। बाकी आपका देखोगे पैट वगैरह जो है, कुछ इनकी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है उन पे अभी अभी आते हैं, वहाँ पे आपका बेसिकली वो मान लो ना, अब कमीशन वगैरह हुआ है तो आपके कैपिटलाइजेशन कॉस्ट डेप्रिसिएशन वगैरह जो होते हैं वो आपके बढ़ गए हैं। तो इस तरह से कुछ नंबर होता है बेसिकली। अब ये स्टैंडअलोन और कंसोल बेसिस में क्या नंबर है इनकी, बेसिकली क्या दो सब्सिडरीज वगैरह हैं, जिसके वजह कुछ कुछ मान लो आपकी जो सरफेस ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं उस तरह ये काम करते हैं। कुछ इनको हेल्प मिलता है, मतलब उससे ज़्यादा रेवेन्यू आपका आता नहीं है। तो बट अगेन वो सारे जो सब्सिडरीज वगैरह है वो धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबल हो रही है। और बिजनेस के अंदर एक तरह से मान लो ना, कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेट हो गया, कुछ चीज़ें इनको जो आउटसोर्स करनी पड़ती है उन चीज़ों को नहीं करना पड़ता है, तो उसी कारण बिजनेस में इनको हेल्प मिलता है। तो इनकी सब्सिडरीज वगैरह के बारे में बात होगी। अब चलिए आपसे बात करता हूँ। तो देखिए, अब क्या है ना, ये जो सेक्टर है, तो देखिए जब आप आजाद इंजीनियरिंग को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा इस कंपनी के केस में इनका जो वैल्यूशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा दिखेगा। अब ये वैल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों है, बिकॉज आपको लगेगा कि भाई इसकी जो कंपनी है इसके अब 25% 30% पर ग्रो कर रहा है, फिर मार्केट में इतनी एक्साइटमेंट क्यों है। बिकॉज ये जो कंपनी है ना, पहली बात तो ये है, कंपनी अपने गाइडेंस को लेकर बहुत कंजर्वेटिव होता है। और बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि इनका जो गाइडेंस है बेसिकली, उसमें बहुत सारी इस बिजनेस के अंदर जो डायनामिक्स चीज़ें प्ले आउट हो रही है ना, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड ही नहीं है।
आपको चलिए मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ। वैसे भी आप वीडियोस में देखते रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो सबसे पहले चलिए बात करता हूँ मैं आपसे, ये गैस टरबाइन जो इंजन है बेसिकली इनका। अब ये क्या है, ये इंजन बेसिकली इन्होंने आपकी ये जो एक संस्था है, डीआरडीओ की एक संस्था है, गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट करके एक संस्था है। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, एक बेसिकली मान लो एक इंजन बनाया है। अब ये इंजन यूज कहाँ पे होने वाला है, ये इंजन आपका यूज होगा, मान लो जितने भी आपकी ये होती है मतलब अनमैन्ड चीजें होती है ना, जैसे मान लो ड्रोन्स वगैरह हैं, यूएवीज हैं, फिर आपकी मिसाइल्स वगैरह हैं, वहां पे ये इंजन यूज होगा। तो और ये जो इंजन है ना, ये बेसिकली होता क्या है, ये आपका मान लो आई थिंक कुछ 15 किलो टन वगैरह उस तरह का बेसिकली इंजन है। अब ये इंजन क्या है, ये इंजन मान लो एक तरह से आपका मतलब एक्सपांडेबल है। अब ये एक्सपांडेबल का मीनिंग क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक आप समझो ऐसे एक बंदूक की गोली होती है ना, आपने गोली मारा तो वो जो गोली है वो आपकी खत्म हो गई, यू कैन नॉट यूज दैट बुलेट अगेन एंड अगेन। तो इट्स इज जस्ट लाइक दैट। तो ये जो बेसिकली आपकी एक्सपांडेबल टर्बोजेट इंजन है ना, तो यहीं पे इसलिए ये वर्ड लिखा गया है एक्सपांडेबल। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार ये चीज यूज हो गई तो ये इसको आप वापस यूज नहीं कर सकते हो। अब ये जो है, ये एक तरह से मान लो प्रोटोटाइप के रूप में इन्होंने अभी बना के डीआरडीओ को दिया है। अब यहाँ से जो चीजें हैं ना, यहाँ से इस कंपनी के लिए बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। तो क्या है, अभी मान लो ये लोग एक तरह से 10 या 20 इंजन इस तरह से बना रहे हैं। अब ये जो भविष्य में क्या होगा, एक बार डीआरडीओ ने जीटीआर ने इसको बेसिकली टेस्ट वगैरह कर लिया, तो इनको मान लो पहले ये जो वंस मतलब मान लो सिंगल डिजिट में इंजन बनाते हैं, तो वहां से चीजें बढ़ के आपके डबल डिजिट से बढ़ के आपके मान लो 3 डिजिट, फिर उसके बाद मान लो थाउजेंड्स में जाएगा। तो इस तरह से क्या आपको दिख रहा है कि बेसिकली आपका एक जे कर्व जो होता है ना, उसकी तरह से यहाँ से रैंप अप होता हुआ दिख रहा है। अब ये जो चीज़ है, इसके वाया इनका जो भी रेवेन्यू में गाइडेंस वगैरह होता है, उन चीज़ों में इन्होंने इस चीज़ को लेके नहीं रखा है। इसीलिए कंपनी बेसिकली यहाँ पे ऐसे बात करता है कि हम लोग इस इंजन के लिए इनको अभी जो इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी है, वहीं से वो कैपेसिटी आपकी फंजेबल है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया, जो आपके सीएनसी मशीन्स वगैरह होती हैं, उससे आप एक बार वो मशीन ले आए तो उससे आपको ये जो यूरोपियन क्लाइंट है उसके लिए आप प्रोडक्ट बना सकते हो, वही उसी मशीन से आप अपने अमेरिकन अमेरिकन क्लाइंट है उसके लिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो, और उसी मशीन को यूज करके आपका जो डीआरडीओ है उसके लिए प्रोडक्ट बना सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली एंड में क्या है आपकी, जैसे मान लो ये पूरी इंजन बनाई है, अब आपको इस शेप में लेके आना है, अंदर ये सब जो एयरफॉइल्स वगैरह लगे हैं, ये सारी चीजें बनानी है, तो आप एक उसी मशीन से अलग अलग रूप में उसको चला के बना सकते हो। बट कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंटली ये लोग जो अपना पूरा डीआरडीओ का काम कर रहे हैं ना, ये आपका एक तरह से मान लो जो इनकी मशीन्स लगी हुई है आपकी, जो भी हैदराबाद तेलंगाना में इनकी प्लांट्स वगैरह है, वहां से ये बना रहे हैं। बट जैसे जैसे इनको डीआरडीओ से जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वहां से नए नए ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, तो उससे इनको दिखता है कि यहाँ से जो इनके टेलमेंट्स है वो आपको बहुत ही बड़ा टेलमेंट इनको दिखने की एक्सपेक्टेशंस है। तो उसके लिए देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कंपनी को अपना जो प्रेजेंट केपेक्स का प्लान है उससे मॉडिफाई करके बहुत नया केपेक्स करना पड़े। अब ये सारी चीजें जो है बहुत अभी कॉन्फिडेंशियल होती है, तो कंपनी उतना इसके बारे में कुछ कहता नहीं है। कुछ और डायनेमिक्स चलिए आपको देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, अब क्या होता है, ये जो बेसिकली मान लो आप एक बार इंजन बना दिए, तो अब कंपनी क्या है ना, कंपनी जो पहले काम करता है, तो अगर आप कंपनी को देखोगे पिछले 10 सालों से ये कंपनी काम कैसे करती है, तो जैसे अगर आप एकस को भी देखो, तो ये सभी कंपनियां जो है ना, मान लो पहले कुछ कंपोनेंट्स बनाता है, मतलब एक छोटी सी कंपोनेंट बना के दे दी, अब वो कंपोनेंट आपके ओईएम के पास जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन वगैरह होगी और उससे एक बड़ा प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे आजाद है, तो ये क्या कर रहा है, अब दे आर मूविंग अवे फ्रॉम प्योर कंपोनेंट्स टू द कंप्लीट इंटीग्रेटर। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले मान लो इस एक इंजन का एक छोटा सा पार्ट बना के देते थे, अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो इंजन है ना वही बना के देंगे। तो क्या होता है, एक तरह से आप देख रहे हो ना कि वैल्यू चेन के अंदर आप ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो यहां से भी आपको दिखता है कि इसके जो मार्जिन बढ़ाने की जो ट्रजेक्ट्री है वो आपको बढ़ती हुई दिखती है। तो ये पूरा इनका जो इंडिया के अंदर अभी इन्होंने डीआरडीओ वाला इंजन बेसिकली सप्लाई किया है, तो यहाँ से टेलमेंट दिखता है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, जैसे अगर आप देख रहे हो कि इंडिया के अंदर आप देख रहे हो जैसे जैसे आपकी ये जो डिफेंस की इकोसिस्टम है वो आपकी बढ़ रही है, तो इससे सिर्फ आपका इंडिया के अंदर ही टेलमेंट नहीं दिखेगा, इससे आपको एक बार इंडिया में चीजें बननी शुरू हो गई, और इनके पास ऑलरेडी इन्होंने जितने भी ये क्लाइंट है इनके ओईएम वगैरह है, उन सभी से ये लोग इंटीग्रेटेड है। आपकी जो अमेरिकन क्लाइंट हो गया, यूरोपियन क्लाइंट है, उनसे इंटीग्रेटेड है। तो वंस दे हैव प्रूवन देयर कैपेबिलिटी इन द केस ऑफ इंडिया, दे कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल देयर डिमांड इन द होल। आपकी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे भी बढ़ा सकते हैं ना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से एक पूरा नया टेलमेंट इनको दिख रहा है। अब इंडिया के अंदर ये लोग और क्या काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ये लोग बहुत अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इनको क्या हुआ है, जैसे मान लो एक इनका जी के साथ बेसिकली एक एमओयू साइन हुआ है। तो उसमें क्या है, जी 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 के साथ इनका जो एमओयू है उसके बेसिस पे ये लोग को जो एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो आपका तेजस मार्क 2 है उसका जो बेसिकली लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला है, उसके जो इंजन बनेंगे, आई थिंक F141 इस तरह के इंजन के नाम होते हैं। एग्जैक्ट नेम अगर मेरे पास लिखा है तो मैं आपको बताता हूँ। सो GTRE मेरे पास लिखा हुआ नहीं है अभी, तो चलिए ठीक है, वो आप देख सकते हो इनके पीपीटी वगैरह से। तो बेसिकली क्या है, जी के साथ वो इंजन बनाने वाले हैं, तो वहां से एक नया एलिमेंट आपको दिखेगा। बट ऑल दो वो चीज अभी आपकी एमओयू स्टेज में है, तो इसलिए क्या होता है ना, इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज आपकी एमओयू होगा, ज्वाइंट वेंचर होते हैं, इस तरह से काम होता है। तो इसलिए आपको जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी है उतनी अच्छे से दिखती नहीं है। तो ये इनका दूसरा सेगमेंट हो गया। इसके अलावा भी ये लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, बाकी डीआरडीओ वगैरह है उनके साथ, इनके कुछ और भी पार्टनरशिप वगैरह है। तो आप देख रहे हो कि जो पूरा इंडिया के अंदर का टेलमेंट है ना, जैसे अगर आप मैं आपको बताऊं इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट भी है, वो आप देखोगे मोटा मोटी ऑलमोस्ट 93% जो है वो आपको एक्सपोर्ट से आता है। इंडिया के अंदर आपका कुछ 7 या 10%, 7% के आसपास इनका पूरा रेवेन्यू आता है।
तो आपको दिख रहा है कि इंडिया के अंदर भी एक नया टेलविंड इनको दिखेगा। तो ये जो पूरी मैंने आपको बताई कंटेक्स्ट अभी आपका इस बिजनेस के अंदर, कैसे ये लोग बदल के अपना जो एक एक कंपोनेंट से चेंज हो गया आपका पूरा जो इंटीग्रेटेड सप्लायर है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, उसकी तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरे बिजनेस के अंदर एक नया टेलविंड का पूरा टेलविंड का सिनारियो दिख रहा है। तो ये पूरा इनके बेसिकली टरबाइन जेट इंजन वगैरह के बारे में हो गया, और जो ये GT RD के साथ इनका पार्टनरशिप है उसके बारे में बात होगी। चलिए कुछ और चीजें समझते हैं। तो देखेंगे अब मैनेजमेंट ने यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखिए चलिए मैं आपको डिवाइड करता हूँ, अब हम लोग कुछ ग्रैनुलर डिटेल्स पे चलते हैं। तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया इनका जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो आपका 92% लगभग एक्सपोर्ट से आता है। ऑल्दो Q1 के अंदर वो थोड़ा घटा है, बट ये चीज़ें थोड़ी आपकी Q1 वैरी करती रहती है। डोमेस्टिक मार्केट जो है ऑफकोर्स अभी उतना कंट्रीब्यूट करता नहीं है, आने वाले समय में डायनेमिक्स जो है आपके बदल भी सकते हैं, तो ये चीज़ हमें देख के रखनी पड़ेगी। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड में आइए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो आपका एनर्जी एंड ऑयल से आता है, और एक आपका एरोस्पेस और डिफेंस से आता है। अब देखिए आप ये पाओगे कि इनका जो रेवेन्यू मिक्स है ना उसका जो पूरा फेस है वो आपका एरोस्पेस सॉरी इंजन एंड ऑयल वगैरह से काफी ज्यादा है। अब ये ज्यादा क्यों है, बिकॉज हिस्टोरिकली कंपनी जो है ना आपका जो एरोस्पेस और डिफेंस है ना वहाँ पे धीरे धीरे आना भी शुरू किया है। तो इसीलिए आपको दिखता है कि वहाँ का जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो आपका कम है। बट जब आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो इसलिए कंपनी भी बात करता है आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर ये जो इनका एरोस्पेस और डिफेंस है ना वो आपका यहाँ से बढ़ के लगभग 30% पे कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा। और जो आपका एनर्जी एंड ऑयल सेगमेंट है वो आपका मान लो घट के यहाँ से 65%, 60% हो गया, इस तरफ जाने की बात करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो आपका एरोस्पेस और डिफेंस है ना यहाँ पे जो आपका केपेक्स लगता है उसकी जो एसेट टर्नओवर होती है वो आपकी ज्यादा होती है। एग्जांपल के लिए अगर आपका एनर्जी और ऑयल सेगमेंट है वहां पे आपका एसेट टर्नओवर लगभग मान लो 1.5 से लेके 1.7x होगा। वही जो आपकी एरोस्पेस और डिफेंस होती है यहाँ पे आपका लगभग 2 से लेके 2.5x के बीच में होने वाला है। तो आपको क्या समझ में आया। और एट द सेम टाइम आपकी जो मार्जिन है वो भी आपकी एरोस्पेस में ज़्यादा ज़्यादा होती है। अब ये ज़्यादा क्यों होती है, आपने अभी देखा, हमने बहुत सारी बातें की कि आपकी कैसे वहाँ पे हॉट सेक्शन और कोल्ड सेक्शन के अंदर ये लोग आगे बढ़ते हैं। उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना इनका क्या हुआ है, इनको बेसिकली मित्सुबिशी के कारण मित्सुबिशी से 8 साल का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये लोग हॉट सेक्शन के लिए कुछ नॉजल्स वगैरह सप्लाई करें। अब ये नॉजल्स क्या होती है, नॉजल्स बेसिकली वही होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई। बेसिकली नोजल्स के वाया आपकी जो बेसिकली फ्यूल होता है वो आपकी एरोफॉइल्स तक आता है और जहाँ पे वो पूरा बर्न होता है। तो आप ये देख रहे हो कि एरोस्पेस और डिफेंस जो है ना वो आपका एक हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है, वहाँ पे आपके एसेट टर्नओवर ज़्यादा है। और आने वाले समय में इस बिजनेस का जो पूरा रेवेन्यू मिक्स है वो आपका एरोस्पेस और डिफेंस की तरफ बढ़ने वाला है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिख गए यहाँ पे। तो ये पूरा इनके एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर हो रही हैं ये सारी चीज़ें। अब चलिए कुछ और चीज़ों को समझते हैं हम लोग। अब इनका जितना भी अभी कैपेसिटीज है ना वो आपका तिनकी बोलोडाम वगैरह में इनका फेज 1 का केपेक्स आ रहा है, उन चीज़ों पे भी हम लोग अभी और आएंगे। तो अभी देखिए वही केपेक्स की अगर बात करोगे ना, जो इनका बेसिकली ये जो कंपनी जगह है तो तुर्की बोलाराम करके जो जगह है यहाँ पे बेसिकली इनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज आ रही है। अब ये कैपेसिटीज कैसे ला रहे हैं, तो क्या किया है कंपनी ने 2-3 साल पहले पहले जब इनका IPO वगैरह आया था तो वहां से उन्होंने कुछ इनका कैपेसिटीज वगैरह लगाई थी, मतलब छोटे छोटे केपेक्स किए थे। फिर इन्होंने क्या किया, लास्ट साल में कुछ 700 करोड़ का पूरा इन्होंने QIP किया। अब उस QIP के पैसे से लगभग 85% जो पैसा है उस QIP का वो पूरा आपका मान लो मशीन वगैरह जो CNC मशीन वगैरह होती हैं, लैंड वगैरह परचेस होता है, तो पूरी केपेक्स के अंदर गया है। तो आपको ये दिख रहे हो कि एक ह्यूज चंक का जो पैसा है वो आपका पूरा केपेक्स में गया है। अब इस केपेक्स का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो जैसे मैंने आपसे बात किया कि ये जो बेसिकली आपका एरोस्पेस और डिफेंस और एनर्जी एनर्जी सेगमेंट है ना, इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये जो पूरी जगह है यहाँ पे इन्होंने लगभग 8 फैसिलिटीज बनाने वाले हैं। अब ये क्या है, केपेक्स के अंदर केपेक्स है, कहने का मतलब क्या है, एक बड़ी जगह हो गई, उसके अंदर मान लो एक छोटे छोटे प्लांट्स आपके सभी कंपनियों के लिए बने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो उसमें से 8 प्लांट्स है उसमें से 4 प्लांट जो है वो आपका लाइव हो गया है। वो कौन कौन से प्लांट है, वो आपका MHI के लिए है, मतलब जिन्होंने इनको हॉट सेक्शन के लिए जो बेसिकली ऑर्डर दिया है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, तो वो बेसिकली मित्सुबिशी होगी। तो वहां से एक आ गया, तो उसके लिए वहां पे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स बनाएंगे आपके मित्सुबिशी के लिए। सिमिलरली आपका जो GE वर्नोवा है जो कि आपका मान लो ये गैस और एनर्जी सेगमेंट में काम करता है, तो उसके लिए बनाएंगे प्रोडक्ट वहां से। वैसे आपकी सीमेंस एनर्जी है, अगेन आपकी गैस और एनर्जी सेगमेंट में काम करती है। बाकी बेकर ह्यूग्स है, इनके लिए भी ये लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इस तरह से ये लोग बनाने बनाने वाले हैं। तो क्या हुआ है, आपने ये देखा कि इनका जो FY26 रहा है वो एक तरह से मान लो हैवी केपेक्स वाला फेज रहा है। अब जो FY27 है ना, यहाँ पे आपका जितना भी केपेक्स है वो आपका कैपिटलाइज हो गया है। और बची हुई जो 4 प्लांट है उसको कंपनी कहता है कि आपका जो H1 है यहाँ तक ये सारे केपेक्स को लाने की बात करते हैं, और जो आपका H2 होगा वहां से आपको ग्रोथ मोमेंटम जो है वो आपका पिकअप होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए आपको दिखता है ये कंपनी का जो पूरा रेवेन्यू का गाइडेंस है वो आपका बहुत कम है। बिकॉज ये सारी कैपेसिटीज आने के, जब ये कैपेसिटी नहीं आई है उस पर ये लोग लगभग मान लो 25 से 30% पे ग्रो करते हैं। तो अभी जब ये कैपेसिटीज आ जाएंगी तो आपको तो बहुत तेजी से रैंप अप होगा ना। तो वो चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या है, इस ये हमें कैसे मालूम चलता है कि इनका जो कैपेसिटी है और तेजी से रैंप अप होने वाला है, बिकॉज ये चीज़ें पूरी आपके रिलेटेड है इनके ऑर्डर बुक से। अब देखिए अगर आप आपको इनके ऑर्डर बुक के बारे में जानना है ना, तो एक अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने सोना कॉमस्टार की मेरी वीडियो देखी है पास्ट क्वार्टर्स में, तो आप पाओगे वहां पे वो लोग जैसे बात करते हैं ना, उनके ऑर्डर बुक्स होते हैं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, इस तरह से ऑर्डर बुक होते हैं। तो उसी चीज़ को आप यहाँ पे ला सकते हो। तो जैसे आजाद इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना लगभग मान लो 6,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है।
तो अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो आपको दिखेगा लगभग मान लो कुछ 1200-1500 इस तरह के कुछ रेवेन्यू आते हैं इनके। तो आपको दिख रहा है कि इनका जो बुक टू बिल रेशियो है वो आपको मतलब आने वाले 4-5 सालों के लिए एक तरह से रेवेन्यू है। अब कंपनी बात करता है कि आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर लगभग मतलब कहने का मतलब क्या होगा, FY 28 तक अपनी जितनी भी कैपेसिटी है इनकी सबको फुल्ली यूटिलाइज कर लेंगे। अब एक जो इनकी प्लांट है उससे लगभग 150 करोड़ रेवेन्यू आता है, और ये लोग लगभग 8 प्लांट लगाने वाले हैं, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 8। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी जितनी भी कैपेसिटी लग रही है उससे लगभग लगभग मान लो 1200 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता है। तो आपको दिख रहा है कि वहां से भी कंपनी जो है अपने गाइडेंस पे काफी कंजर्वेटिव है। तो ये कंपनी के केपेक्स वगैरह के बारे में हो गया, इनके कुछ ऑर्डर बुक वगैरह के बारे में हो गया। तो ये पूरा कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए कुछ और डायनामिक्स को समझते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ ऑर्डर्स वगैरह के बारे में देख सकते हो। तो आप यहीं पे आप पाओगे ना कि अलग अलग जितनी भी इंजन बनाने वाली कंपनियां हो गई, टरबाइंस बनाने वाली कंपनियां हैं, सबसे इनको ऑर्डर वगैरह मिल रहे हैं। इंडिया में भी आप देखोगे भेल वगैरह हो गया, उनसे भी मिलते हैं। हनीवेल ऑटोमेशन वगैरह हो गया, एरोस्पेस हो गया, मित्सुबिशी, सभी से इनका बेसिकली एरोस्पेस की कंपनियां हो गई। फिर आपके डिफेंस और आपके एनर्जी से इनको ऑर्डर वगैरह मिलते हैं। तो ये पूरा इस कंपनी के बारे में। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो है। अब चलिए मैं आपसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ये लोग काम करते हैं। तो देखिए आप देख रहे हो ये लोग न्यूक्लियर प्लांट वगैरह हो गए, वहाँ पे भी ये लोग एयर फॉइल्स वगैरह बनाते हैं। फिर आपकी नेचुरल गैस टर्बाइंस वगैरह होती है, उनमें भी ये लोग एयरोफॉयल बना रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, आपको हर जगह पे टर्बाइंस वगैरह यूज होने हैं। टर्बाइंस यूज होगा तो आपके आपके एयरफॉइल्स यूज होना है, तो वहाँ पे ये कंपनी उस तरह के प्रोडक्ट्स को बना के बेचता है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे वैसे ये लोग आपके जो डिफेंस सेक्टर है और जो एयर स्पेस है वहाँ पे भी ये लोग उन्हें प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं। तो इस तरह से पूरी कंपनी आगे बढ़ रही है। और अब ये जो पूरा सेक्टर है आप देखते हो कि एक तरह से आपका कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके एसेट टर्नओवर है 2.5x के बीच में रहता है, और जो पूरी आपकी सोर्सिंग स्ट्रेटेजी होती है वो आपकी काफ़ी डिफिकल्ट है। और कंपनी ने पिछले 10 सालों के अंदर आपका जो पूरा टेक्निकल एक्सपर्टीज है, मतलब जितने भी ये OEM है, उसके लिए क्वालिफिकेशन करना, उनकी वैल्यू चेन में इंटीग्रेट होना, उसके लिए ही आपको मान लो 2-3 साल 5 साल ऐसे लग जाते हैं। तो अभी क्या है, कंपनी ने वो सारी चीज़ें कर ली हैं, और अब उसका एक तरह से मान लो रैंप अप होना है वहां से, और उसको कैपिटलाइज करके अपनी स्वेटिंग करेंगे और नए नए ऑर्डर बुक को विन करेंगे, और अपने जो उसकी वॉलेट शेयर है उसमें और पेनिट्रेट करने की बात करते हैं। तो ये पूरा कंपनी के केस के अंदर चल रहा है। बाकी यहाँ पे आप एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स वगैरह को देख सकते हो। अब इन चीज़ों को हम लोग जैसे जैसे और नई नई कंपनियां डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ के अंदर और भी चीज़ों में जानेंगे। अभी अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो ऑलरेडी लंबा होगा और भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको यहीं पे पॉज करते हैं, आगे हम लोग नहीं जाते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा कंपनी के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे इस कंपनी ने क्या किया है, बेसिकली अपने टैम वगैरह के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में ये भी देख सकते हो कि ये जो टॉप 3 प्लेयर्स है उससे आप देखिए लगभग 75% जो मार्केट है वो आपका टॉप 3 प्लेयर ही कमांड कर रहा है। तो इस कंपनी के लिए आप एक तरह से यह रिस्क कह सकते हो कि इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है। अब ये तो होगा ही ना, बिकॉज अगर आप इनका टॉप क्लाइंट देखोगे तो उससे ही आई थिंक इनका लगभग 35 से 40% रेवेन्यू जो है इनका सिंगल क्लाइंट से आता है। अब वो तो होगा ही, बिकॉज जो आपकी OEM है वही पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है। तो ये चीज़ है पूरी इस कंपनी के बारे में। बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको एक इंजन दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, तो उसी का बेसिकली ये मतलब रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली इंटेक हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हॉट सेक्शन हो गई और जो आपकी एग्जॉस्ट हो गई। तो इस तरह से पूरा आपका एयरक्राफ्ट काम करता है। तो ये पूरा है। और बाकी इनकी जो पार्टनरशिप है स्टिकी कस्टमर होता है, बिकॉज आप देखिए ना, जो भी मान लो जैसे बोइंग है, वो एक बार आजाद आजाद के साथ काम करना शुरू कर दिया तो उसको रिप्लेस करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना। बिकॉज यहाँ पे जो आपको कोई भी आपकी मतलब क्लाइंट है, जो भी आपका कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, उसको लाने में ही आपको 2-3 साल लग जाएंगे। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं उसकी मार्केट में आने में आपको डिले हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कंपनियां कर नहीं पाती हैं। तो ये पूरा मोटा मोटी आजाद के केस में हो गया। तो चलिए अभी क्या करता हूँ, मैं कुछ और पॉइंट्स देख लेता हूँ, कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। चलिए कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपने ये देखा जितने भी हमने अभी बातें डिस्कस की है, तो उससे आपको ये मालूम चल रहा है कि कंपनी का जो है ना टैम का एक्सपेंशन हो रहा है। टैम का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, बिकॉज आप देखिए इंडिया के अंदर भी आपको टेलमेंट दिख रही है, तो वहां से एक ड्राइवर आ रहा है। दूसरा टाइम का एक्सपेंशन इसलिए हो रहा है बिकॉज ये लोग मान लो वैल्यू चेन में ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मतलब क्या है, इंजन बनाना शुरू कर देंगे। मतलब कंपोनेंट से आपके इंजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां से आपको दिख रहा है कि टाइम का एक्सपेंशन हो रहा है। फिर ये लोग कोल्ड सेक्शन से हॉट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां से भी आपको दिखेगा हॉट सेक्शन जो है ना उसका जो टाइम है वो आपका ज़्यादा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद आपका कोल्ड सेक्शन, तो उससे भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी कारण इनका पूरा जो टाइम है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। अब जैसे मैंने आपसे केपेक्स के बारे में बात किया था, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कंपनी जो है अपना केपेक्स आने वाले समय में अनाउंस करेगा। तो उसके लिए क्या कंपनी ने क्या किया, एक इस पे जगह है उसका नाम है मंगापेट संगर रेड्डी करके एक जगह है। तो वहाँ पे इनका जो फ्यूचर फेज 2 केपेक्स है वहाँ उनका आने वाला है। तो ये आने वाला है, मतलब ये लोग प्लान करने वाले हैं। बाकी इनका सऊदी अरेबिया में भी एक आई थिंक MOU साइन हो रखा है कि वहाँ पे ये लोग आई थिंक कुछ मित्सुबिशी या किसी के लिए प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएंगे। तो वो भी इनका एक टेलमेंट है एक तरह से। और इनका जो FY 27 होने वाला है और जो FY 28 होने वाला है, ये एक तरह से मान लो इनकी जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसका उसका वाला फेज होने वाला है। तो आपको दिखता है कि आने वाले समय में आपके फर्दर मार्जिन एक्सपांशन के लीवर्स हैं। तो ये चीज़ है। अब देखिए कंपनी अपने पूरे कॉन्कॉल के अंदर एक बहुत अच्छी अच्छी बात कहता है कि अभी जो इनका पूरा बेस है ना, ये कंपनी का जो पूरा बेस है वो आपको बहुत छोटा है।
क्योंकि जब मैं इसको इनके ग्लोबल पीयर से कंपेयर करता हूँ तो इन्होंने एक हावनेट एरोस्पेस एक कंपनी है जो बेसिकली मान लो एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड है इस पूरे सेक्टर के अंदर। अब उस कंपनी को अगर आप देखोगे ना, तो उस कंपनी का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो आपका मतलब 2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, साल का पूरा रेवेन्यू आपका 10 बिलियन डॉलर इस तरह का होगा। तो वहां पे अगर आप एरोस्पेस आजाद को देखोगे ना, तो आजाद मान लो कुछ नहीं है, मतलब जस्ट अ ग्रेन इन फ्रंट ऑफ दैट कंपनी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी हावनेट कंपनी है वो आपका मान लो डिकेट्स में मतलब 4-5 डिकेट से काम करते हुए ये जो ग्लोबल ओईएम है उसके पूरे वैल्यूशन में इंटीग्रेट इंटीग्रेट हुआ है। और जो आपका आजाद इंजीनियरिंग है ये मान लो जस्ट एक अभी मान लो पूरा ग्लोबल एईएम का 1% वॉलेट शेयर से भी बहुत कम है। तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे मान लो यहाँ से ये 1% से 2% में बढ़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आजाद का जो पूरा बेस है वो आपका बहुत छोटा है जब इसको ग्लोबल पीयर से कंपेयर करते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग चीज इज कि जो आपकी ये हावनेट हावनेट और एरोस्पेस कंपनी है ना, उतने बड़े बेस के बाद भी वो आपके 25-30% पे ग्रो कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि जब आपका आजाद 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 इंजीनियरिंग जो कंपनी है, अभी इनके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो जब उतने बड़े बेस के बाद वो 25% पे ग्रो कर रहा है, तो आजाद के लिए तो बहुत मतलब कितना ही कह सकते हैं कि वो तो बहुत आने वाला जो ग्रोथ लीवर्स है वो आपका बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरी चीज़ है, इसलिए कंपनी कहता है कि दे विल एंटर इनटू अ डिफरेंट लीग। जब ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये अगर ये टेलमेंट्स है या ये अगर इनके सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो एक नया स्ट्रैटेजी पूरे कंपनी के अंदर आपको दिखेगा। तो ये पूरा चीज़ चल रहा है। तो इसलिए कंपनी भी कहता है कि वी विल मूव फ्रॉम मिलियंस टू बिलियंस बेसिकली। तो ये कंपनी के बारे में है। तो ये पूरी सारी चीज़ें चल रही है कंपनी के अंदर में। और अगर कुछ चीज़ बताऊँ, मैंने आपसे मटेरियल वगैरह के बारे में बात कर लिया है। सो मोटा मोटी यही सारी चीज़ें हैं। बाकी कंपनी का अगर आप देखोगे ना, वर्किंग कैपिटल जो है वो आपका हमेशा ज़्यादा दिखेगा इस सेक्टर के अंदर। इन्वेंट्री वगैरह है वो भी आपको ज़्यादा दिखेगी। तो ये पूरे सेक्टर के बारे में हो गया। तो अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे ना, तो मार्केट बेसिकली ये जो अपकमिंग टेलमेंट्स जैसे खास करके आपका जो डीआरडीओ वाला प्रोजेक्ट हो गया, फिर जो ग्लोबल ओईएम है वहां से कितना ये लोग इंटीग्रेट करेंगे उस चीज़ों को फैक्टर इन करके रखा हुआ है एक तरह से। तो ये सारी चीज़ कंपनी के बारे में, आई होप आपको कुछ कुछ पॉइंट्स सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही हैं कुछ एक ब्रीफ आइडिया लगा होगा। बाकी हम लोग और भी कंपनियों को डिस्कस करेंगे, तो उनमें हम लोग और चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, वी विल कंटिन्यू विथ मोर वीडियोज इन द सेम सेक्टर। थैंक यू वेरी मच।